गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम हिंदी विषय में हमारी इकाई जो 12 है, जिसका नाम है रेडियम की आत्मकथा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो रेडियम जो है वह क्या है, तो वह एक बहुमूल्य एवं उपयोगी पदार्थ है और जिसे हम कहते हैं कि सोने और प्लेटिनियम से भी ज़्यादा जो है वह रेडियम महत्वपूर्ण है। रेडियम की उत्पत्ति जो है वह ब्रह्मांड के अनंत और अकल्पनीय ग्रह में से हुई थी। तो उसकी आत्मकथा आज हमें यहाँ पे हमारे जो लेखक है, जिसका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने यह आत्मकथा स्वरूप में रेडियम की हमें जानकारी दी है। जो महावीर जी है उनका जन्म जो है वह सन 1864 में हुआ था और उनका निधन सन 1938 में हुआ था। तो हमारा जो इकाई है रेडियम की आत्मकथा, उसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उसका परिचय ले ले। युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था और जो कान्यकुंभ ब्राह्मण भी थे। ठीक है, कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। इन्हें GIP रेल में नौकरी भी मिल गई थी। कुछ समय बाद टेलीग्राफ का नाम लिखकर उन्हें इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त हुए थे। यूपी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त और मराठी, गुजराती, संस्कृति आदि का उन्होंने गहन अध्ययन भी किया था। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका से वे संपादक रहे थे। विभाषा शास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, व्याकरण, इतिहास सज्ञ और अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। काव्य मंजूषा, द्विवेदी जी काव्यमाला, कविता कल आप उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अनुदित काव्य में गंगा लहरी, ऋतु रंगीली, कुमार संभव आदि है। अनुदित बजे और रचनाओं में कामिनी विलास, अमृत लहरी, शिक्षा, स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी भारत आदि अनुदित गद्य रचनाएं तथा हिंदी शिक्षा वाली तृतीय भाग की समीक्षा, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, विज्ञानकर्ता, वाणी विलास और विचार विमर्श आदि नियुक्त किया है। द्विवेदी जी है वह प्रथम साहित्यकार है। उन्होंने चीन को हिंदी साहित्य सृजन के लिए आचार्य उपाधि भी प्राप्त हुई थी। तो ऐसे हमारे जो द्विवेदी जी है उनके द्वारा रचित यह रेडियम की आत्मकथा में विज्ञान वार्ता से यह एक ली गई उनकी जो विज्ञान वार्ता कृति है। जो आपको ये प्रश्न जो है वह निकल सकता है कि रेडियम की आत्मकथा किस साहित्य कृति जो है वह किस साहित्य में से लिया गया है, तो विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उनकी यात्रा का आत्मकथन को आत्मशैली रूप में वर्णन हुआ है। संस्कृत, तत्सम और अरबी, फारसी भाषा के शब्दों की अधिकता इस भाषा में यानी कि इस कृति में दिखाई पड़ती है। चलो अब हम रेडियम की आत्मकथा हम उसका अध्ययन करते हैं। अरे पप्पा, प्रस्तुत गद्य रचना विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उनकी यात्रा का आत्मकथन आत्मात्मक शैली में वर्णन हुआ है। संस्कृत, तत्सम और अरबी, फारसी जैसे शब्दों का अधिक उपयोग किया गया है। इतना ही नहीं, इस निबंध में यानी कि आत्मकथा है तो इसका साहित्य प्रकार निबंध है। इस निबंध में रेडियम के आविष्कार एवं उनकी वर्तमान अवस्था में पहुंचने की उसकी जो कठिन यात्रा है उसका वर्णन हुआ है। मूल्य सोने और प्लेटिनियम से भी अधिक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्व है और
जिसे कहते हैं कि असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम इस आत्मकथा के रूप में इस गद्य का अध्ययन करते हैं। मैं कहाँ जन्मा, यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से पैर है। ब्रह्मांड की अनंत तथा कल्पना अतीत गेह में और काल से अपरिचित तथा अपरिचित गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। मैं अकेला निराधार अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच अद्भुत घटना घटी। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मयी धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और वायव्य सागर का एक अंश बन गया। इस दिशा में कोई युगों तक था और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी तथा बिजली चमकने लगी। हलचल मच गई। परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति जो है वह वेगवंती होती गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। देखो इस पैराग्राफ में स्टूडेंट रेडियम की उत्पत्ति किस तरह से हुई, इस बात पे गौर किया गया है कि रेडियम की उत्पत्ति जो है वह ब्रह्मांड के अनंत अकल्पनीय ग्रह में से हुई है। वह अनंत शून्य में जाने कितने ही काल तक इधर उधर सभी से धक्के, सभी परमाणुओं के धक्के से वह इधर उधर घूमता रहा। फिर वायव्य सागर का एक अंश बनकर जो कई युगों तक वहाँ रहा और इसके बाद अरब वर्षों तक अत्यंत जलती हुई वस्तु का अंश बना। यानी कि वह जलती हुई वस्तु का जो अंश है वह अंश बना। सामर्थ्य यानी कि कुछ कर पाने की शक्ति से, उसका अर्थ क्या होता है, कुछ कर पाने की शक्ति से। और वायव्य शब्द है उसका अर्थ होता है उत्तर और पश्चिम की जो दिशा होती है उसे वायव्य दिशा कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। निदान 10 दिशाओं में बड़ा होने लगा और मेरे पहले संसार की रचनाएं हुई। संसार की रचनाएं मतलब पृथ्वी, ठीक है। मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा पूरा और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था। इन विषयों का विस्तार करने तुम्हें थकना नहीं चाहता था। यह नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणित हो गया और अंत में फटकर मिट गया तथा ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में परिणित हो गया। इस महाप्रलय काल में मैं इस संसार से बड़े ही वेग से फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। यह दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया। पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर रेडियम जो है वह एक संसार से दूसरे संसार में और दूसरे संसार से तीसरे संसार में फिर चौथे संसार में अनेक पृथ्वी के अनेक ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए वह अग्निकुंड में गिरा और फिर सिकुड़ते सिकुड़ते वह पृथ्वी जैसा बन गया। और यह पृथ्वी के नीचे की तह में वह धातुओं के साथ पड़ा रहा। फिर वह जाने कितने करोड़ों वर्षों से वहीं पर पड़ा रहा। तो इस तरह से रेडियम की उत्पत्ति ब्रह्मांड के अनंत और अकल्पनीय रूप में हुई थी। इतना ही नहीं, वायव्य सागर का एक अंश बनकर वह कई युगों तक वहीं पर रहा था, लगभग 4 संसारों में भटकते हुए। फिर पृथ्वी के नीचे की तह में अनेक धातुओं के साथ रेडियम जो है वह पड़ा रहा। वहां से न जाने कितने करोड़ पद्म वर्ष के बाद वह पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के हाथ लगा था। यानी कि अभी तो वह कालांतर में नष्ट ही हो गया था। इस प्रकार
एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्नि कुंड में गिरा, जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गई, यानी कि पृथ्वी की तह में चला गया। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था, क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था और मुझे आराम करना आवश्यक था। इसी से पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर और अन्य ने, यानी कि अन्य धातुओं के साथ लेटा रहा। घोर निद्रा ने आकर और मैं कुंभकर्ण नींद में निर्मग्न हो गया, यानी कि मैं वहीं पड़ा रहा, सो रहा कई वर्षों तक, कई करोड़ों वर्षों तक। निद्रा पूरी बिना हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर से उठना पड़ा। मैं इस हिरण्य गर्भा के पेट में कई करोड़ों, कई पद्मा वर्षों से विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सका था। पृथ्वी का ऊपरी भाग आधी पानी से कट-कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपरी की ओर निकलता गया। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता थी। मैं बार बार उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे चिरसंगियों से अलग कर दिया, यानी कि अन्य धातुओं से अलग कर दिया और मनुष्य के सामने मुझे उपस्थित किया। वैज्ञानिकों के हाथ जब पृथ्वी के ऊपरी भाग से कट कर समुद्र में जब डूब जाने से बरोबर रेडियम जो है वह हजारों वर्षों से ऊपरी की ओर निकलता गया और उसी समय वैज्ञानिकों हाथ लगा तो वैज्ञानिकों ने उसे मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया कि यह रेडियम नामक धातु है। वियोग का फल मुझे कड़वा होता है। यदि मैं चाहता तो इस योग का फल पहले वैज्ञानिकों और फिर मनुष्य को चखा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था, क्योंकि पशुओं में सीजी जैसी धाक और जमी रहती थी, देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते थे, कम कंकड़ों में रत्ना जैसा सम्मानित होता था। वैसे ही यहाँ पे उपमा दिया है, वैसे ही मैं मौलिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर मनुष्य ने मुझे बिठाया। उन पर मेरे प्रसन्न होने का यही कारण है, क्योंकि भारत के पास पर, यानी कि यह जो धातु हमें मिली मनोवैज्ञानिकों को, तो इस धातु का नया निर्माण हुआ तो इसी से उसे नया सम्मान मिला, ऐसा उसे लगा। क्योंकि आप भी देखते हैं कि रेडियम का निर्माण जो है वह जब हुआ, नई धातु का निर्माण होता है तो वैज्ञानिक जो है वह अत्यधिक आनंदित भी होते हैं और हमारे लिए तो गर्व की बात है। आगे बढ़ते हैं। मेरी उत्पत्ति पीच ब्लेडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई। आप इस बात पे अंडरलाइन कर लेना बच्चों, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इनोलियम यानी कि एल्यूमिनियम, इनोलियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता है। अर्थात यदि तुम यूरेनियम को कुछ देर यूं ही रखो तो उससे आप आयोनियम और आयोनियम से मैं बन जाऊंगा। अच्छा, तुमने अभी पारस पत्थर का भी नाम सुना है? यह वह पत्थर है जिसे के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जड़ता चांदी सा रूपांतरण ग्रहण करता है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था। कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति जानते थे, किंतु पश्चिमी या वैज्ञानिकों ने इसे एक कपोल कल्पित वस्तु बतलाया और इसकी हंसी भी उड़ाई। अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली है। वह समझने लगे हैं कि जैसे एल्यूमिनियम में यानी कि रेडियम और मुझ में हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और धातुएं भी तुम अभी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर सकते हैं। उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया।
उनमें कितने तो ऐसे हैं जो बहुत सकते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई, किंतु वे नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी वर्षों लग सकते हैं। अब यहाँ पे किस बात पे पारस पत्थर की बात बताई है कि पारस पत्थर वह है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, जस्ता चांदी है जो बदल जाता है। तो जस्ता जो होता है वो चांदी में बदलने का काम पारस पत्थर करता है। पत्थर जो है, यह पत्थर पारस पत्थर जो है वह भारतीयों के पास था। वे निम्न श्रेणी की धातु को भी उच्च श्रेणी की धातु में बदलने का काम करते थे। पश्चिम के वैज्ञानिकों ने इसे नहीं माना। अब उनकी समझ में यह बात आने लगी कि जैसे जैसे यूरानियम, ठीक है, यूरानियम जो है वह रेडियम और रेडियम से हीलियम धातु बनती है, तो उसी प्रकार अन्य धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतर ग्रहण कर सकती है। जो यूरानियम है उसमें से रेडियम धातु जो है वह बनती है। जैसे क्या हमने आगे पढ़ा ना कि यूरानियम जो है वह उसमें से आयोनियम और आयोनियम से रेडियम बन जाता है। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती है, उनमें तुम खाली आंख नहीं दे सकते। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणुओं को भी विकिरण करता रहता हूँ। यदि मेरे किसी मिश्रण को पाने में कुछ देर रखो तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट की सा बदलता हूँ। पहले तो मैं पीले रंग का रहूँगा, किंतु धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में गुलाबी रंग का हो जाऊँगा। मुझे पानी में मिलाकर रख दो, मैं बड़ा गुल खिला दूँगा। पानी से जितना चाहो उतना उज्जन और औषधन जमा सकते हो। एक बात और याद रखो कि मेरे पास का तापक्रम आसपास के स्थानों के तापक्रम से अधिक रहता है। यहाँ पे रेडियम का मूल्य जो है कि रेडियम बहुत ही मूल्यवान होता है। उसके एक एक कण के दाम से जो सोना और प्लेटिनियम का ढेर बनता है। अब मेरी कुछ उपयोगिता को सुनो। नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा ही की जाती है। हजारों रोगियों की जान मेरी बदौलत से बच गए हैं। मैं हजारों लाखों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। मैं एक धातु की छड़ के सिर पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को दूर दे कुछ समय तक यानी कि कुछ देर तक देखता हूँ। घाव के निकट जाते मेरा प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। मेरा यही किरण विकिरण अद्भुत दृश्य है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं। मेरी किरण और परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उसी समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे रात में चमक रहे हैं। इस किरण तथा परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य हो जाता हूँ, किंतु इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे किसी कारण से परसों काम लेने पर भी वजन कम नहीं होता। यहाँ पे रेडियम का मूल्य क्या है इसके बारे में बताया है कि रेडियम जो है वह बहुत ही मूल्यवान होता है। रेडियम के एक एक कण के दाम में सोने और प्लेटिनियम ढेर के ढेर मिल सकते हैं। आल्पिन के सिरे से बाहर रेडियम के छोटे छोटे टुकड़ों का दाम 75,000 जितना होता है। तो रेडियम भारत के आसपास यह जो पारस पत्थर नामक अमूल्य विरासत थी, ऐसा मानते हैं कि इसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है और जस्ता चांदी में बदल जाता है। और यह पत्थर भारतीयों के पास था। वे निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में बदलते थे और पश्चिमी वैज्ञानिक जो है वह भारतीयों की इस विरासत का विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब यूरानियम से रेडियम और रेडियम से हीलियम धातु बनती है तब पता चला कि
एक दूसरे का रूपांतर ग्रहण करके नए धातुओं का निर्माण कर सकते हैं। अब रेडियम की उपयोगिता, तो रेडियम जो है वह अनमोल धातु है और अनमोल होने के साथ साथ मानव हित के लिए इसका उपयोग किया गया। रेडियम के नासूर जो है वह नासूर के जो रोगी होते हैं, नासूर के रोगियों की चिकित्सा इस रेडियम से की जाती है। घाव के निकट आते ही रेडियम के प्रकाश किरण घाव पर पड़ते हैं और उसका विष जो है वह तुरंत ही दूर कर देता है। रेडियम के नाम से बनी हुई कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग घड़ी की सुइयों से में इतना ही किया जाता है और ये सुइयां अंधेरे में भी चमकती है और समय का ज्ञान कराती है। तो इस प्रकार रेडियम जो है वह अत्यंत उपयोगी धातु है। खनिज तत्वों में यह रेडियम की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया थी। एक बात मैंने अब तक छिपा रखी है। मैं देख रहा था कि तुम मुझे हाथ से छूते हो या नहीं। खूब बचे, यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथ से बस करते हो तो मैं उसका मजा तत्काल सिखा देता। यानी कि मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जाएंगे, बड़े बड़े फोड़ उठ आवेंगे और जो शीघ्र आराम ना हो सके तो इतना कष्ट, बहुत आश्चर्य होता है। यानी कि कष्ट पड़ेगा, हम उसे हाथ से छू नहीं सकते। इतने से तुम यह न समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो गया। भविष्य में मैं बड़ी बड़ी करामतें कर दिखाऊंगा। मेरी विलक्षण चालों को सुन तुम्हें दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। दांतों तले उंगली दबानी यानी कि आश्चर्यचकित करते ऐसे कार्य में कर सकूंगा। जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम मेरी कद्र करना सीखोगे। दिन दिन विज्ञान वेताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिनों तक बना रहूँगा। यानी कि धीरे धीरे मैं विज्ञान की इस खोज का ऐसा कारण बनूंगा कि मेरी इस अनमोल धातु की गणना आप करने लगोगे। मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकलती है जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूल कर यह न समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता रहूँगा। बस एक बात पर और, मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि वह मेरी कद्र करना नहीं जानते। देखो भारत में कितनी खाने हैं जहाँ मैं विद्यमान हूँ। यानी कि हमारे भारत देश, इस समृद्ध देश में कई जगह पर रेडियम जो है वह छुपा हुआ है, जिसकी खुदाई करने से वह दिखाई देता है, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोद कर निकाले और मेरी उपयोगिता को समझे। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ। यहाँ पर देखो रेडियम की उपयोगिता के बारे में विचार स्पष्ट किए गए कि रेडियम जो है वह नासूर के रोगियों की चिकित्सा उससे की जाती है और रेडियम के नाम से बनी हुई कृत्रिम वस्तुएं जैसे कि घड़ियों में लगी होती है जो अंधेरे में चमकती है। रेडियम की घड़ी आप बच्चे जो है वह पहनते भी है और यह इतनी खतरनाक धातु है कि रेडियम को छूना खतरनाक है, उसे हाथ से आप छू नहीं सकते। अगर आपने उसे हाथ से छू लिया तो बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं, यानी कि यह और असह्य दर्द होता है, ऐसा रेडियम धातु है। भारत की अनेक खानों में रेडियम जो है वह भारत की अनेक खाड़ियों में छिपा हुआ है, कई खानों में, लेकिन इन्हें खोद कर निकालने की आवश्यकता जो है वह भारत के लोगों ने नहीं की, इसलिए वह नाराज है। यानी कि इन्हें खोद कर निकालने की पहल भारत को करनी चाहिए। तो खनिज तत्वों के साथ साथ रेडियम की बड़ी
गाढ़ी मित्रता भी थी। रेडियम की कथा अनुसार वियोग का फल कड़वा होता है और मनुष्य ने उसे उच्च स्थान पर बिठाया। इस बात पे वह गौर करके वह भारत देश में भी स्थापित है, यानी कि भारत देश में रेडियम का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने एक ऐसे विज्ञान के धातु के बारे में पढ़ाई की जिसका नाम है रेडियम, यानी कि इस रेडियम के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। लेकिन इनकी भाषा शैली जो है वह आत्मकथात्मक शैली में आज हमने इस रेडियम के बारे में जाना। तो आज हमने भारत के अमूल्य विरासत ऐसी रेडियम की जो धातु है उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया है और इनके साथ साथ रेडियम की उत्पत्ति किस तरह से हुई, पृथ्वी पर रेडियम किस तरह से पाया गया, वैज्ञानिकों के हाथ किस तरह से लगा, फिर रेडियम का निर्माण कैसे हुआ और रेडियम का मूल्य क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और उसे छूना कितना खतरनाक है। और भारत देश में अनेक खानों में रेडियम जो है वह विद्यमान है। इन सारी बातों को आज हमने यहाँ पे पढ़ा, गौर किया और उसके साथ साथ आज हमने एक वैज्ञान के विषय को, वैज्ञानिक के कथा वस्तु विषय को लेकर आज हमने इस वीडियो लेक्चर में रेडियम की आत्मकथा जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है उसका अध्ययन किया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।